चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। प्रीवियस सभी लेक्चर्स में हमने प्रोग्रेसिव वेव और उसके डिस्क्रिप्शंस, इस पर हमने अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखा था। खास करके इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव या रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव, और जो पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स से हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव, जिसमें अलग अलग टाइप्स या अलग अलग कंडीशंस को हमने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कैसे होगा, कौन सी कंडीशंस उसमें इन्वॉल्व हैं एंड ऑल दैट। आज का जो अपना लेक्चर है इसमें हम एक बहुत ही यूनिक कंडीशन, बहुत ही यूनिक फॉर्मेट ऑफ सुपरपोजिशन ये देखने वाले हैं। हेडिंग के हिसाब से अगर मैं चलूं तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव या कह लीजिए स्टैंडिंग वेव्स। अब बच्चों इस आर्टिकल का नाम अपने आप में ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वेव्स जब ये वर्ड हम यूज करते हैं तो इसका सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने ये निकलती है कि कुछ एनर्जी ट्रैवल करने वाली है, प्रोपोगेट करने वाली है, प्रोग्रेशन में होगी, आगे बढ़ने वाली चीज। तो वेव्स का मतलब ही होता है कि कोई एक ऐसा फॉर्मेट है जो लगातार आगे बढ़ रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, मोमेंटम को ट्रांसफर कर रहा है। तो वेव्स इस वर्ड के साथ यहां पर आप देखें एक वर्ड और जुड़ गया यहां पे, स्टेशनरी। ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है, या ये अपने आप में बिल्कुल अपोजिट बात है कि एक वेव और वो भी रुकी हुई, स्टैंडिंग, स्टेशनरी, हाउ इट इज पॉसिबल। क्योंकि वेव्स की अब तक जो डेफिनेशंस हमारे सामने हैं और वेव्स को लेकर के जितना कुछ भी हमने अब तक डिस्कस किया है, चाहे वो क्लास 11th में हो या 12th में हो, उसमें हमारी पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन इस बात पे जोर देते हुए होती है कि वेव में ऐसे एनर्जी कैरी की जाती है, ऐसे मोमेंटम ट्रांसफर किया जाता है, वेव इस तरीके से फॉर्म होगी, मीडियम में इस तरीके से ऑसिलेशंस डेवलप होंगे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम किस तरीके से एसएचएम अपनी जगह पे परफॉर्म करेंगे, उसकी इक्वेशंस क्या होंगी, फेज में डिफरेंसेस कैसे आएंगे। ठीक है, फेज में लैगिंग की कंडीशन कब आएगी, पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में अगर वेव चलती है तो इक्वेशंस कैसी लिखी जाए इन टर्म्स ऑफ के वो आगे बढ़ रही है। तो हमारी जो पूरी अब तक की एनालिसिस थी उसको ये बात बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल निगेटिव सेंस में है कि भाई वेव और स्टैंडिंग कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इस बात को आपको बता दूं कि यहां जब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी वेव्स या ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टैंडिंग वेव्स, तो ये अपने आप में कोई एक सिंगल फॉर्मेशन ऑफ वेव न होते हुए ये एक स्पेशल कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन है। फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव ये असल में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एक रिजल्ट है, और वो भी एक यूनिक सा रिजल्ट है, एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है। तो सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में बिठाएंगे कि जब हम ये वर्ड स्टेशनरी वेव्स कहते हैं या जब हम ये वर्ड स्टैंडिंग वेव कहेंगे तो याद रखिए यहां पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होने वाला है, और उसके रिजल्ट में जो बनेगा, उसके आउटकम में जो हमारे सामने स्ट्रक्चर या फॉर्मेट सामने आएगा उसे हम कहेंगे स्टेशनरी या स्टैंडिंग। अब जब बात यहां चल रही है सुपरपोजिशन की तो मैं हल्का सा एक आपको रिकॉल करा दूं। इसे देखिए, आपको याद होगा ये, है ना, यस। जिसमें हम इस तरीके से दो पल्सेस देखते हैं और जब वो बराबर क्रेस्ट क्रेस्ट लेवल पर ओवरलैप हो जाता है तो हम कहते हैं कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ, और अगर मैं बिल्कुल इसका अपोजिट करने लग जाऊं जिसमें क्रेस्ट या ट्रफ ओवरलैप होते हैं तो कैंसिलेशन होगा और हम उसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ सुपरपोजिशन। अब बच्चों मेरी बात बहुत गौर से सुनना। स्टैंडिंग वेव फॉर्म करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, या किस तरीके से हम सुपरपोजिशन को डेवलप करने वाले हैं, एग्जैक्टली सुपरपोजिशन कैसे होगा कि हमें स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव मिले। तो ऐसा करने के लिए या स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन के लिए नंबर 1 हम लेंगे
टू आइडेंटिकल वेव्स। कैसी वेव्स लेंगे हम, जरा दोहराओ मेरे पीछे। टू आइडेंटिकल वेव्स। आइडेंटिकल, ठीक है, कम से कम 2, और ज्यादा लिए जा सकते हैं, बट एज पर सिलेबस अगर हम बात करें तो हमें कम से कम 2 वेव्स चाहिए जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो हर लिहाज से, वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, टाइम पीरियड में, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्पलीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स हमने लेने, वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज, हर वो पैरामीटर डेफिनेशन जो हम वेव पर लगाते हैं वो सब दोनों के लिए सेम होना चाहिए। लेकिन इन दोनों आइडेंटिकल वेव्स की अंदर एक छोटा सा चेंज होगा, वो ये होगा कि दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रैवलिंग इन opposite direction in same medium, that is very important, in same medium, एक ही मीडियम में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें। जैसे एक ही रस्सी है, एक ही स्ट्रिंग है, और उस एक स्ट्रिंग पर एक वेव लेफ्ट टू राइट जा रही है और दूसरी वेव राइट टू लेफ्ट जा रही है, ऐसे करना है। अब यहां मुझसे कहने में एक गलती हुई, छोटी सी गलती हुई। मैंने अभी ये कहा कि जब हम यहाँ 2 आइडेंटिकल वेव्स लेंगे तो गलती से मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी सेम नहीं, स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी अपोजिट होगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसकी डायरेक्शन के साथ उसे कंसीडर करना चाहिए। तो हम करेंगे या हम लेंगे 2 आइडेंटिकल वेव्स, लेकिन उनकी खासियत ये होगी कि दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम बट देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज कंप्लीटली अपोजिट। ठीक है, ये बात दूसरी समझ आ गई आपको? यस सर। पॉइंट नंबर 3, हम किसी तरीके से इन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन कराएंगे। डी 2 waves will be superimposed, मतलब हम इन दोनों की ओवरलैपिंग कराने वाले हैं, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लोड कराने वाले हैं। याद रखिए हमने 2 वेव्स ली हैं, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, they are traveling in the same medium with the opposite direction of propagation and they are supposed to superimpose each other, they are supposed to combine with each other। अब ये एक दूसरे को कंबाइन करेंगे। अब जब हम ऐसा करेंगे तो इसका एक छोटा सा एनिमेशन बच्चों मेरे पास है, जरा इसको ध्यान से देखना। जब हम ऐसा करेंगे तो कुछ इस तरीके का नजारा हमें देखने को मिलेगा, लाइक दिस। इसे ध्यान से देखिए, इसमें ना एक रेड वाली वेव है जो राइट की तरफ जा रही है, एक ब्लू वाली वेव है जो लेफ्ट की तरफ जा रही है। दिखाई दी आपको? यस। लेकिन जैसे वो ओवरलैप हो जाते हैं तो मीडियम में जो रिजल्ट बनता है ना वो ब्लैक वाली वेव है। ये जो ब्लैक है ना वो मीडियम का रिजल्ट है। मीडियम अब एक इंडिविजुअल वेव के इफेक्ट में ऑपरेट नहीं कर रहा है, वाइब्रेट नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों वेव के सुपरपोजिशन की वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है? यस सर। और एक तरीके से अगर हम इसे देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हमको देखने को मिलेगा। इसे जरा ध्यान से देखिए, इसमें भी मैंने लगभग वही बातें बताने की कोशिश की है। ये देखिए, तो ये एक वेव मैंने जस्ट रुका दी, ये दूसरी वेव ऐसी जा रही है। अब इस दोनों के ओवरलैपिंग की वजह से मीडियम ये ऐसे वाइब्रेट करेगा। ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए फ्लैट भी हो जाएगा, फिर ऊपर उछलेगा, फिर थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो जाएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जब आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो लगातार ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट होता जा रहा है। अब जैसे यहाँ देखें, ये सेगमेंट देखिए, ऐसे नीचे, ये ऊपर, ये ऐसे नीचे, ये ऊपर। और अगर ये बहुत तेजी से होने लग गया, बहुत फास्ट होने लग गया, तो हमें ऐसे दिखाई देगा जैसे कि मीडियम में ऐसे लूप्स बने हुए हैं। ठीक है? हम ऐसे फील करेंगे कि जैसे मीडियम में क्या बने हुए हैं, लूप्स बने हुए हैं। बट एक्चुअली वो लूप्स का बनना इन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन होना है। जस्ट इमेजिन करिए कि ये स्ट्रिंग ना बड़ी तेजी से ऐसे ऊपर नीचे बड़ी तेजी से हो रही है, तो आपको तो एक ऐसा लूप बनता हुआ नजर आएगा ना। यस सर। यस। ठीक है, वो एकदम स्लो मोशन में हम चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सेगमेंट ऊपर जा रहा है, फिर फ्लैट हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे तेजी से हुआ
आप देख सकते हैं मेरा हाथ ऐसे बहुत तेजी से Yes, होगा, sir. तो ऐसे लगेगा कि लूप बना। तो इसमें चौथा पॉइंट मैं ये लिखना चाहता हूं कि जब ये सारा सुपरपोजिशन हो जाएगा तो मीडियम नए सिरे से मीडियम गेट डिवाइडेड इनटू लूप्स। मीडियम जो है वो लूप्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मीडियम में लूप्स बनने लगते हैं। अब पांचवी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोटिस करें। मुझे आप ये बताएं कि इसमें नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितनी होगी। अगर आप गौर करते हैं तो एक वेव हमारी जो है ना वो राइट को जा रही है और दूसरी वेव जो है ना वो हमारी लेफ्ट को जा रही है। तो दोनों आइडेंटिकल वेव्स हैं। जो वेव लेफ्ट को जा रही है वो जितनी एनर्जी लेफ्ट की तरफ पुश कर रही है एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी राइट वाली वेव राइट की तरफ पुश कर रही है। तो किसी एक सर्टेन पॉइंट पर नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितना होगा? 0. 0। शाबाश। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा बनने के प्रोसेस में नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है ना ये 0 हो जाएगा। अब अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो फॉर्मेट यहां मुझे बन के मिला इस तरीके से ब्लैक कलर में जो दिख रहा है मुझे, उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी? अब इसको भी आप उसी अंदाज से उसी फॉर्मेट पर सोचिए कि एक वेव जा रही है हमारी लेफ्ट की तरफ, दूसरी वेव जा रही है हमारी राइट की तरफ। तो जो वेलोसिटी इसने लेफ्ट की तरफ पुश की एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी राइट की तरफ पुश हो गई। तो उस मीडियम की इन पर्टिकुलर वेव के हिसाब से वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. 0। तो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी 0 है और नेट वेलोसिटी जो है ना वो भी 0 हो जाएगी। अब जाहिरी तौर पर विजिबली हमको वहां पर एक वेव तो दिख रही है ना, एक वेव का बनना हमें वहां दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उस वेव के बनने के लिए जो हमने प्रोग्रेशन, जो हमने कंडीशंस डेवलप कराई है उसका रिजल्ट ये निकल करके आता है कि नेट वेलोसिटी 0 है और नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 0 है। तो क्यों ना उस वेव को हम कहें, बोलो, क्यों ना उस वेव को हम कहें स्टेशनरी वेव। अब यहां समझ आई बात कि हमने उसे स्टेशनरी क्यों कहा। असलियत में मैं आपको बताऊं, स्टेशनरी वेव ऐसा कोई प्रैक्टिकली एक सिंगल वेव के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेव की अपनी खासियत क्या है कि वो प्रोपोगेट करे, वो आगे जाए, वो ट्रांसफर करे एनर्जी को। अब जब हम यहां बात कर रहे हैं स्टेशनरी वेव की, तो ये कोई एक सिंगल वेव नहीं है, बल्कि असलियत में ये क्या है? सुपर इंपोजिशन है, सुपरपोजिशन है। किस चीज का? टू आइडेंटिकल वेव्स का। और वो भी कैसी हालत में? जब वो किसी एक सिंगल मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। जब वो एक सिंगल मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो हम ये देखेंगे कि मीडियम डिवाइड हो जाएगा, मीडियम का शेप जो है वो लूप्स की तरह हमको नजर आएगा और उस जगह पर नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाएगा 0 और उस वेव के लिए नेट वेलोसिटी भी हो जाएगी 0। तब जाके हमने कहा कि ये स्टेशनरी वेव है या हमने कहा कि स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, बात Yes. समझ आई आपको? अब यहां Yes. मुझे आपको एक और बात समझाना है कि मीडियम जब इस तरीके से लूप्स में डिवाइड हो जाता है तो कुछ कुछ जगहों पर हम ये देखते हैं कि ऐसे बड़ा सा एम्पलीट्यूड डेवलप होता है। देखिए यहाँ ये बड़ा सा एम्पलीट्यूड डेवलप हुआ, ये स्क्रीन सॉरी फ्लैट हो गई, फिर ये फ्लैट हुई, फिर बड़ा सा एम्पलीट्यूड डेवलप हुआ, फिर फ्लैट हुई, फिर बड़ा सा एम्पलीट्यूड डेवलप हुआ। तो ऐसी पोजीशंस जहां पर बड़े बड़े एम्पलीट्यूड डेवलप्स हो रहे हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उन बड़े बड़े एम्पलीट्यूड्स को हम नाम देते हैं एंटी नोड्स। क्या नाम देंगे हम? बोले जरा। जैसे देखिए एक स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूं, ये इस तरीके से आ गया, ये बाद में नीचे भी जाएगा और ये वाला हिस्सा बाद में ऊपर भी जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े एम्पलीट्यूड डेवलप हो रहे हैं इसे हम क्या नाम देंगे? Anti-nodes. देखिए यहाँ इस ब्लैक वाली चीज को ध्यान से देखिए तो आपको फौरन समझ में आएगा। ये ऐसा, तो इसका क्या नाम रखें हम? जोर से बोले। एंटी नोड्स।
अब देखिए मैं पॉइंट अपना एक जगह पे फोकस करता हूं और आप देखेंगे कि उस जगह पर मीडियम हिल ही नहीं रहा है, आजू में हिल रहा है, बाजू में हिल रहा है, लेकिन वो वाला पॉइंट नहीं हिल रहा है। दिखा आपको जहां मैंने रेड वाला यस डॉट, सर, यस सर, लेफ्ट उसके हिल रहा है, राइट हिल रहा है, लेफ्ट और राइट आगे पीछे हिल रहे हैं। अगर लेफ्ट ऊपर गया तो राइट नीचे जाता है, राइट वाला पोर्शन अगर ऊपर गया तो लेफ्ट नीचे जाता है। दिख रहा है ये आपको? यस सर, ये ऊपर गया तो वो नीचे जाएगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हिलता ही नहीं है। ऐसे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकता हूं आप चाहो तो। जैसे यहाँ एक पॉइंट आ गया, देखो ये वाला, ये रेड डॉट लगा रहा हूं, यहाँ एक पॉइंट आ गया, यहाँ एक पॉइंट आ गया। ये हिलता हुआ नजर ही नहीं आएगा तुमको, वो हिलेगा ही नहीं, फॉर्मेट उसका वैसा ही है। दिख रहा है बच्चों आपको? इनफैक्ट ये वाला पॉइंट भी आप कह सकते हो। तो इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं, जैसे यहां मैं बना दूं, ये वाला ग्रीन से मैंने बना दिया इसको, तो इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं नोड। तो अब मुझे बताइए कि जब स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा तो ओवरऑल उस मीडियम में वेलोसिटी कितनी ट्रेवल करेगी? 0 ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितना होगा? 0 जीरो। इनफैक्ट हम आगे चल के ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम कितना होगा? 0 जीरो। मीडियम किस में डिवाइड हो जाएगा? लूप्स में मीडियम किस में डिवाइड हो जाएगा भाई? मीडियम थोड़ी जीरो, मीडियम किस में डिवाइड हो जाएगा? लूप लूप्स में। और वो लूप्स हमें उस वक्त दिखेंगे जब हम ये तेजी से करेंगे। स्लो स्लो करेंगे तो ऐसा वेव बनती हुई नजर आएगी, लेकिन हम तेजी से करेंगे, देखो मेरी फिंगर्स को देखो, यस तो वो लूप्स की शक्ल में हमको नजर आएगा। अब उस लूप्स में भी हमने स्पेसिफिकेशंस करने हैं कि जहां बड़े बड़े एम्पलीट्यूड्स निकलेंगे तो हम उसे क्या नाम देंगे? एंटीनोड नोड। और जहां बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं होंगे, जो रेस्ट पर रहेगा, आप ये कह सकते हो कि उसका मोशन होगा ही नहीं उस पॉइंट का, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? नोड नोड्स। ठीक है, तो ये है स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन, जो मैंने आपको एक थ्योरेटिकल फॉर्मेट में समझाया। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम इस स्टेशनरी वेव की इक्वेशन ऑब्टेन करें। ध्यान से समझिए, हमें निकालनी है इसकी इक्वेशन। अब बोर्ड्स के आर्टिकल के हिसाब से मैं अगर बात करता हूं बेटा, तो बोर्ड्स में ना ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और सिंपल सा आर्टिकल है। लेट्स बिगिन विद, तो स्टेशनरी वेव बनाने के लिए मुझे 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट वेव्स की जरूरत है। तो मैंने इनकी इक्वेशंस कुछ ऐसी लिखी, y1, एक पहली वाली वेव मैंने चॉइस कर ली, a साइन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t, है ना, ओमेगा t। सही जा रहा है? यस या मैं वैसे इस्तेमाल करता हूं जैसे मैंने आपको नोट्स में दिया है, ज्यादा सिंपल होगा, 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा। मैंने ये पहली प्रोग्रेसिव वेव ले ली। ठीक है, और एग्जैक्टली इसी तरीके की मैं दूसरी प्रोग्रेसिव वेव को चॉइस करता हूं, a साइन 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को जब बहुत केयरफुली देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मैंने एम्पलीट्यूड सेम रखे हैं, फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी है एन और एन, मैंने वेवलेंथ भी सेम रखी है लैम्बडा और लैम्बडा। मैंने सिर्फ एक जगह पे चेंज किया है, आप नोटिस करें वो कहां है? डायरेक्शन डायरेक्शन। एक जगह क्या आ रहा है? पॉजिटिव माइनस, और दूसरी जगह क्या आ रहा है? प्लस। नेगेटिव अब जहां माइनस आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। आई होप आपको ये याद है। यस ये वाली वेव कहां ट्रैवल कर रही है? नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। यही बात तो हम यहां कहना चाहते हैं बच्चों कि हमें 2 ऐसी वेव्स चाहिए जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो मैथमेटिकली इस बात को हमें यहां पर वैलिडेट करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इस तरीके से। अब जरा सोचिए कि हमें अगर स्टेशनरी वेव बनानी है तो सिंपली हमें इन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन कराना है, जिसका मैथमेटिकल मीनिंग है कि हमें लिखना चाहिए y1 y2। दैट्स इट, बड़ा ही सिंपल है, करेक्ट है? यस सर, जब बेटा हम y1 प्लस y2 लिखेंगे तो हमें मौका मिलेगा कुछ इस तरीके से लिखने का, y इज इक्वल टू, मैंने a को कॉमन ले लिया, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट बड़ा कर देता हूं, साइन ये पहला टर्म 2 पाई एन टी माइनस
2 पाई x बाई लैम्बडा, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर एक बार आ गया साइन 2 पाई NT प्लस 2 पाई x बाई लैम्बडा, ये ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से एक बड़ी इक्वेशन हमें देखने को तो मिल रही है, बट वो कुछ भी नहीं है, सिंपली इन दोनों का मैंने एडिशन कर दिया है और a कॉमन लिया है। नाउ यहां पे आकर के मैं एक कंडीशन इस्तेमाल करता हूं, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d। आपको याद होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, यस सर, याद है। साइन c प्लस साइन d। इफ यू रिमेंबर, हम लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 कॉस C minus D by 2. d डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके की एक ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन या हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये साइन के साथ जो बड़ा सा ब्रैकेट बना हुआ है ना, ये किसका मीनिंग लेगा यहाँ पे? c का, इसको c मानेंगे हम। साइन के साथ जो बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है ये पूरा, इसको हम क्या मानेंगे? D. d मानेंगे। और ये इक्वेशन कुछ ऐसी रीड की जाएगी, साइन c प्लस साइन d, जिसका एक्सपांशन ऐसे किया जा सकता है। तो अब केयरफुली सोचें, समझें और मुझे बताइए कि मैं क्या लिखूं यहां। 2a साइन 2 पाई NT माइनस 2 पाई x बाई लैम्बडा प्लस 2 पाई NT प्लस 2 पाई x बाई लैम्बडा एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाई 2। क्या कहते हो? सही है एकदम? Yes. ठीक है। इक्वेशन ऐसे दिखने में बड़ी नजर आती है, लेकिन बड़ी ही सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। आगे क्या आना चाहिए? Cos. ये बड़ा सा ब्रैकेट 2 पाई NT माइनस 2 पाई x बाई लैम्बडा माइनस 2 पाई NT माइनस 2 पाई x बाई लैम्बडा। वो माइनस क्यों आया, आपको समझ आ गया? Yes. हाँ सर। डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, जो चीजें इजीली कैंसिल हो सकती हैं उन्हें इजीली कैंसिल करो। जैसे यहां से ये माइनस 2 पाई x बाई लैम्बडा, ये माइनस 2 पाई x बाई लैम्बडा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से ये माइनस प्लस 2 पाई NT और यहां से ये माइनस 2 पाई NT, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। और हम चाहें तो इस इक्वेशन को कुछ इस अंदाज में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया 2a, फिर आया साइन, फिर हमने देखा यहां आया 2 पाई NT, यहां फिर आया 2 पाई NT, तो ये मिला के कितना हो गया? 4 पाई NT एंड देन डिवाइडेड बाई 2, गलती ना करें, इनटू ये कॉस। हमने देखा यहां माइनस 2 पाई x बाई लैम्बडा, माइनस 2 पाई x बाई लैम्बडा, तो क्या हो गया? ये माइनस में 4 पाई x बाई लैम्बडा इनटू ये 2 यही साइड में लिख लेता हूं। तो अगर इस इक्वेशन को और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये हो गया 2 साइन, सॉरी 2 साइन, फिर एक बार मुझे मिला 2 पाई NT इनटू कॉस ऑफ माइनस 2 पाई x बाई लैम्बडा। अब आपको याद होगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है ना, cos theta. कॉस थीटा ही होता है। मतलब ये वाला माइनस यहां मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूं। Yes. तो फाइनली मैं यहां एक इक्वेशन क्लेम करने जा रहा हूं, y इज इक्वल टू 2a, पहले कॉस लिखता हूं 2 पाई x बाई लैम्बडा इनटू फिर साइन लिखता हूं साइन 2 पाई NT। अब बेटा ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव, सॉरी स्टेशनरी वेव। इसी चीज को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अब इसमें कमाल की बात देखो क्या है कि फ्रीक्वेंसी का टर्म जैसा था वैसे रह गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 2 पाई NT पहले इंडिविजुअल वेव्स की फ्रीक्वेंसी थी ना, तो बाद में जो स्टेशनरी वेव बनी है उसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 पाई NT ही रहती, कुछ नहीं चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी में चेंज ही नहीं आया। लेकिन एक चीज में चेंज आया, आप ध्यान से देखो तो ये जो पूरा टर्म है ना यहां, ये वाला कॉस और ये पूरा 2a वाला टर्म, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बदला है। तो सुपरपोजिशन होने के बाद आप यहां नोटिस करेंगे कि दोनों वेव्स मिल गए, सुपरपोजिशन हुआ, फ्रीक्वेंसी जैसी थी वैसी रही। अगर पहले दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है
तो स्टेशनरी वेव जो बन रही है उसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगी, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है? ये देखो, यहां देखो, ये देखो कितना बड़ा एम्पलीट्यूड हो गया। अब देखो फिर कितना बड़ा एम्पलीट्यूड हो गया, जैसे ही क्रस्ट पे आएगा इतना बड़ा सा एम्पलीट्यूड डेवलप हो रहा है यहाँ। तो क्या हुआ, समझ में क्या आया? यस, एम्पलीट्यूड बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। और वो जो एम्पलीट्यूड बदल रहा है ना, उसी चीज को हम कहते हैं एंटी नोड। लेकिन अब यहां पे हमें क्या करना है कि ये फॉर्मेट अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, एकदम बढ़िया तरीके से। हमें पक्का याद होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां कैसे लिखी गई है। 2a cos 2 pi x by lambda sin 2 pi nt। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये साइन जो है ना यहाँ कॉस की जगह आ सकता है, और कॉस जो है ना ये साइन की जगह आ सकता है। ऐसे भी स्टेशनरी वेव बनाई जा सकती है, लेकिन मोटा मोटा हिसाब किताब में ऐसा कहूंगा कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड टर्म होगा और एक पोजीशन से रिलेटेड टर्म होगा। एक्स का एक टर्म होगा और एन का एक टर्म होगा। फंक्शन छोड़ दीजिए, एन के टर्म्स के साथ हम चाहें तो इक्वेशन ऐसी लिख सकते हैं कि साइन की बजाय कॉस आ जाए, और एक्स के टर्म के साथ हम चाहें तो इक्वेशन ऐसी बना सकते हैं जहां कॉस की जगह साइन आ जाए। लेकिन फॉर्मेट इस तरीके से होगा कि एक टर्म एक्स को बिलोंग करेगा, एक टर्म फ्रीक्वेंसी यानी कि एन को बिलोंग करेगा, और जो कोई भी टर्म एक्स को बिलोंग करेगा वो बनेगा एम्पलीट्यूड। बनेगा एम्पलीट्यूड मतलब ये पूरा टर्म कैसे देखा जाएगा? एम्पलीट्यूड। तो एक कॉमन एम्पलीट्यूड यहां पे मैं लिख लेता हूं 2a cos 2 pi x by lambda। ये कॉमन एम्पलीट्यूड हुआ, और ऐसा करने से मेरे लिए इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव का फॉर्मेट हो गया r sin 2 pi 1। That's it. That's it. It's just like an equation of SHM। पार्टिकल अपनी जगह पर SHM कर रहा है, ऐसी इक्वेशन बन गई है। कोई फेज डिफरेंस वाला एडिशनल टर्म यहाँ पे नहीं आया, ना तो लीडिंग ना तो लैगिंग। और ऑब्वियस बात है, हम यहाँ ना आगे जाने की बात करते हैं और ना ही पीछे जाने की बात करते हैं। हम अपनी जगह पे खड़े होके खाली ऐसे नोड और एंटी नोड बनाते रहेंगे। क्लियर हो रही है बात आपको? यस सर। हाँ, अब इसमें कुछ एक डिस्कशन करने की जरूरत है कि ये नोड्स हमें कहां बन के मिलेंगे, या कह लीजिए कि ये एंटी नोड्स हमें कहां बन के मिलेंगे, एग्जैक्ट इनकी पोजीशंस क्या है। थोड़ा सा इस पर हम डिस्कशन करना जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ एंटी नोड कब होगा या कहां होगा, आइए इस पर एक हल्का सा डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन अवेलेबल थी, जरा उसे फिर एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2a, मैंने शायद पहले कॉस लिखा था, 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा, इसके साथ था साइन जिसकी कंडीशन थी 2 पाई। इसमें से मैंने आपको अभी अभी बताया ये जो पूरा टर्म है ये क्या है? आर, यानी कि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो हम लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा। अब बच्चों हम क्या बनाने के बारे में बात कर रहे हैं? एंटी नोड। मतलब एम्पलीट्यूड कैसे होने चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें आर की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। तो ऑब्वियस बात है बेटा, आर की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2a हो सकती है। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉस फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? 1। 1। अगर कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है तो वो 1 होती है। अगर कॉस की वैल्यू 1 हो गई तो हमें आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है? 2a। 2a। हाँ, एक चीज इसमें जरूर होगा कि कॉस कभी कभी +1 हो जाता है और कभी कभी -1 होता है। मतलब हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के नाम पर कभी कभी +2a मिल सकता है, या हमें कभी कभी -2a मिल सकता है। क्या ये बात आप फील कर पा रहे हैं? यस सर। अब आप मुझे ये बताइए कि हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस या -2a कब मिलेगा? केयरफुली बताइए मुझे इस बात को। तो आंसर सिंपल है, जब कॉस फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी प्लस या -1। सही है? जब कॉस फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी, बोले जोर से, +1 या -1। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई भी कॉस फंक्शन +1 या -1 ये वैल्यू कब लेगा?
तो आंसर सिंपल है, 0 पाई एंगल 0 होगा या पाई होगा या पाई पाई होगा या 3 पाई होगा या 4 पाई होगा एंड सो ऑन। इन सभी पर +1 -1 +1 -1 +1 -1 चलता रहेगा। तो क्या इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा जनरलाइज कर दें और इसे जनरलाइज करके हम ऐसे लिख लें। यहां देखिए दूसरी साइड पे लिख रहा हूं मैं, 2 पाई x by lambda is equal to p pi where the value of p is 0, 1, 2, 3, so on। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब इसे हल्का फुल्का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि यहां से पाई और यहां से पाई फैक्टर काट देते हैं और इक्वेशन x के लिए बनाते हैं p लैम्डा बाई 2। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैंने p का वैल्यू 0 पुटअप किया तो कौन सी x पोजीशन पर मुझे एंटी नोड बन के मिलेगा? 0 पे, शाबाश। अगर मैंने p का वैल्यू 1 पुटअप किया तो कौन सी x पोजीशन पर मुझे एंटी नोड बन के मिलेगा? लैम्डा बाई 2। देखें ध्यान से, अगर मैंने p का वैल्यू 2 पुटअप किया तो कौन सी x पोजीशन पर मुझे एंटीनोड बन के मिलेगा? लैम्डा, शाबाश। अगर मैंने p का वैल्यू 3 पुटअप किया तो कौन सी x पोजीशन के लिए मुझे एंटीनोड बन के मिलेगा? 3 लैम्डा बाई 2। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये कंडीशंस मुझे देखने को मिल सकते हैं। अब आप गौर करें, हर कितने डिस्टेंस के कवर होने के बाद मुझे एंटीनोड मिल रहा है? लैम्डा बाई 2। 0th पोजीशन पे मैंने देखा यहां मुझे एंटीनोड मिला, मैं लैम्डा बाई 2 आगे गया तो मुझे फिर एंटीनोड मिला, फिर मैं लैम्डा बाई 2 आगे गया यानी कि टोटल वैल्यू लैम्डा हो गई तो फिर एक बार मुझे एंटीनोड मिला, फिर मैं लैम्डा बाई 2 आगे गया यानी कि टोटल वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 हुई तो फिर एक बार मुझे एंटीनोड मिला, यानी कि हर अगले लैम्डा बाई 2 पर मुझे एंटीनोड मिल सकता है। क्लियर है पॉइंट? अब इस बात को थोड़ा और कंफर्म करते हैं, थोड़ा और आगे आइडियाज को समझते हैं। ये सोचते हैं कि नोड्स कहां मिलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, नोड्स कहां मिलेंगे इस पर सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर एक बार आपके सामने एम्पलीट्यूड की इक्वेशन को दोबारा लिखता हूं। तो एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन है अपनी 2a cos 2 पाई x बाई लैम्डा। ठीक है, हमें यहां पर क्या फॉर्मेशन करना है? नोड्स। मतलब सिंपल है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाए 0, कोई मोशन ना हो, कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, नोड इज जस्ट अ पॉइंट, वहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नोड के लेफ्ट ऊपर नीचे चल रहा है, नोड के राइट भी नीचे ऊपर चल रहा है, बट नोड एक ऐसा पॉइंट है जो हिल ही नहीं रहा है। आ रही ना मेरी बात समझ में? यस। तो हमें यहां 0 एम्पलीट्यूड चाहिए स्टेशनरी वेव में, एक ऐसी जगह जहां पर कोई वाइब्रेशंस नहीं होंगे, 0 एम्पलीट्यूड चाहिए। आप सोचिए कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मुझे 0 करना है तो ये कब मुमकिन है, ये कब पॉसिबल है? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1। कॉस की वैल्यू 0 वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और a तो 0 नहीं होने वाले हैं। r अगर मुझे 0 किसी सूरत में करना है तो मुझे कैसा भी करके cos को 0 करना पड़ेगा। मतलब ये चीज है कि ये उस वक्त पॉसिबल होगा cos 90 जब cos 2 पाई x बाई लैम्डा ये पूरा फैक्टर हो जाएगा 0। अब सोचना है कि cos 2 पाई x बाई लैम्डा ये फैक्टर 0 कब होगा? तो आंसर सिंपल है, जब cos का करस्पॉन्डिंग एंगल 90 हो जाता है पाई बाई 2 या वेरी गुड 3 पाई बाई 2 या 5 पाई 5 बाई 2 या
7 pi by 2. 7 पाई बाई 2 और इसी तरीके से आगे 90, 270 एंड सो ऑन। इन सभी एंगल्स पर हम ये देखेंगे कि उसकी वैल्यू 0 हो रही है। अब अगर हम इसे थोड़ा सा जनरलाइज कर दें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो इसी इक्वेशन को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई x बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 2p minus 2 पाई माइनस 1, ठीक है, या 2p माइनस 1, पाई अंदर रख लेते हैं, ठीक है, चलो 2p माइनस 1 एंड देन पाई बाई 2, yes. सच दैट के यहां पे मुझे p की कुछ वैल्यूज को पुटअप करना है। जैसे मुझे p की वैल्यू पुटअप करनी है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसी अगर मैं p की वैल्यूज को यहां पुटअप करता हूं तो क्रॉस चेक करें आप, जैसे p की वैल्यू मैंने 1 पुटअप की तो 2 माइनस 1 1 हो गया, बच गया पाई बाई 2, तो ये आ गया पाई बाई 2। p की वैल्यू आपने 2 पुटअप करनी है तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 3 3 पाई बाई 2। ये सारा ऑर्डर आप इस सीरीज के साथ चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि यहां से ये पाई फैक्टर और यहां दूसरे साइड से ये पाई फैक्टर कैंसिल हो गया और x के लिए हमें एक इक्वेशन मिली, ध्यान से देखिए 2p माइनस 1 लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4। 4 I'm yes. not wrong. आप सोचिए कि ये पोजीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं जहां पर हमें नोड मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, p की जगह पे ना 1 पुटअप करें आप। तो p की जगह आप 1 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, है ना। Lambda by 4. वेरी गुड। तो हमें सबसे पहली पोजीशन जहां पे नोड मिल सकता है वो है लैम्बडा बाई 4। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, मुझे 0th पोजीशन पे क्या मिला था, Antinode. एंटीनोड। लैम्बडा बाई 2 पे मुझे क्या मिला, Antinode. एंटीनोड। लेकिन इन दोनों के बीच में यानी कि लैम्बडा बाई 4 पर मुझे क्या मिला, Node. नोड। तो क्या पता चला, दो एंटीनोड के बीच में क्या आएगा, Node. नोड आएगा। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। यहां इस वाइब्रेशन को अच्छे से देखिए, ये पॉइंट जो है ना, ये सारे डॉट्स जो मैंने लगाए हैं ये नोड्स हैं। अब ये नोड और इसके बीच में क्या चल रहा है, Antinode. एंटीनोड। या ऐसे कह लीजिए ये एंटीनोड, ये इधर चल रहा है ये एंटीनोड, ये इधर चल रहा है ये भी एंटीनोड, और इन दोनों एंटीनोड के बीच में क्या मिल रहा है, Node. नोड मिल रहा है। तो हमें पता चला कि स्टेशनरी वेव बनने के प्रोसेस में एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी होगी, एक प्रॉपर रिपीटेशन भी होगा। अब हजार्ड रैंडमली नहीं बनेगी, बराबर से दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आ जाएगा, या कह लो कि दो एंटी नोड के बीच में एक नोड आ जाएगा। पीरियोडिक रिपीटेशंस होंगी, पीरियोडिक इन स्पेस। इस बात को हम चाहें तो और कंफर्म कर सकते हैं। यहां p की वैल्यू आप 2 पुटअप करें, 3 Just lambda by 4. तो जब हमने 2 पुटअप किया तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 लैम्बडा बाई 4। ये हो गया बेटा 3 लैम्बडा बाई 4। अब 3 लैम्बडा बाई 4 पता है कब आएगा, लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा के बीच में आएगा। ये 3/4 जो है ना वो आधे और पूरे के बीच में आता है, आधा पूरा उसके बीच में 3/4 आता है। कुछ बात समझ आई मेरी? Yes. अगला कब पॉसिबल होगा जरा सोचिए। 5 lambda by 4. यहां पे आपने पुटअप करना है 3, 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 माइनस 1 आंसर आया 5 एंड देन लैम्बडा बाई 4। और इसी सीक्वेंस को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो 7 लैम्बडा बाई 4, 9 lambda by 4 and so on, such that each node will be found between the two antinodes and each antinode will be found between the two nodes at these specific positions. Positions नहीं change होंगे। उन पोजीशंस पे, इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे आप जाओगे तो आपको नोड देखने को मिलेगा या एंटीनोड देखने को मिलेगा, और ये अल्टरनेटली रिपीट होते रहेंगे। क्लियर हुई बात? Yes, sir. अब मैंने इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां बनाया है, आप इसे अच्छे से नोटिस करें। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में ऐसा 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टेशनरी वेव को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो।
तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये इन पर्टिकुलर डेरिवेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे देखिए 0 पोजीशन पे ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, एंटी नोड। एंटी नोड है। ये क्या है यहाँ पे, नोड। और ये बराबर लैम्बडा बाई 2 वाली पोजीशन पे क्या बना, एंटी नोड। एंटी नोड। फिर नोड 3 लैम्बडा बाई 4, फिर एंटी नोड लैम्बडा वाली पोजीशन पे, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड। तो जहां जहां बड़े बड़े वाइब्रेशंस होते रहेंगे वहां वहां हम क्या फॉर्मेशन ऑब्जर्व करेंगे, एंटी नोड। एंटी नोड्स का। और जहां जहां बिल्कुल एम्पलीट्यूड्स 0 है, पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, वहां हम क्या कौन से फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे, नोड। नोड्स। तो ये है स्टेशनरी वेव की पूरी थ्योरी। अब आपको यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी अच्छे से दिमाग में बिठानी है कि ये जो हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है, ये पूरी इस इक्वेशन को ऐसे गवर्न किया गया है, 2a cos 2 पाई एक्स बाई pi लैम्डा x by lambda in multiplication of साइन 2 पाई। sin 2 pi nt। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ, ये cos की जगह sin और sin की जगह cos आ सकता है, तब भी ये कौन सी वेव रहेगी, Stationary. स्टेशनरी। स्टेशनरी वेव, कोई फर्क नहीं। लेकिन एक चीज में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखो 0 पर एम्पलीट्यूड कैसा मिल रहा था हमको, मैक्सिमम। मैक्सिमम। लेकिन अगर मैंने cos इधर लिखा और sin इधर लिखा तो 0 पर sin क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। यानी कि 0 पर उसका एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा, जीरो। मिनिमम। जीरो, मिनिमम। यानी कि 0 पर क्या बनेगा, नोड या एंटी नोड, नोड। नोड। नोड बनेगा। तो इस बात को अच्छे से समझिए। अगर मुझसे ये कहा जाता है कि ये वाली वेव ना साइन के लिए बना के बताओ, तो बेटा मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी, याद रखना। ये ऐसे शुरू करना पड़ेगा, ये 0 बोलना पड़ेगा मुझे। बात आ रही है समझ में? यस। अब आपको फर्क साफ दिख रहा होगा, ये हटा देता हूं मैं यहां से। फर्क समझ में आया? ये किसके लिए बनी इक्वेशन, कॉस। कॉस, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय कॉस। अगर एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन होता तो मुझे ऐसे बनाना पड़ता। बात समझिए, क्लियर हो रही है बात ये? यस। तो इसे अच्छे से याद रखिए। हमारी जो टेक्स्ट बुक में आर्टिकल दिया गया है उसमें कॉस फंक्शन एम्पलीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है। तो जब हम ग्राफिकली बनाएंगे तो हम इस बात को कंफर्म करेंगे कि 0 पर हमने एंटी नोड ही बनाना है, क्योंकि हमारी डेरिवेशन में कॉस एम्पलीट्यूड का फंक्शन बन के यूज किया गया है। ठीक है? यस। यस सर। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज पर कुछ बात करते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अब तक आपके सामने रख दी हैं, बता दी हैं मैंने बातों बातों में, लेकिन आप रीड कर पाए उसे, याद कर पाए उसे, ठीक है, लर्निंग आपकी ठीक से हो, इसलिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ लिस्ट करने लग रहा हूं। तो ये है पहली 5 प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखें। स्टेशनरी वेव जब फॉर्म होती है तो उसके लिए हमने क्या करवाना है, सुपरपोजिशन। कैसी वेव्स का सुपरपोजिशन कराना है, आइडेंटिकल। लेकिन किस कंडीशन के साथ, अपोजिट। अपोजिटली ट्रैवल कर रही है। एक बार ऐसा हो गया तो हम देखेंगे कि नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। नेट एनर्जी ट्रांसफर कितना हो गया, जीरो। मीडियम किस में डिवाइड हो गया, नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड्स एंड एंटी नोड्स। ठीक है, नोड्स एंड एंटी नोड्स को हम इन जनरल एक लूप भी बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला नोड है, ये वाला नोड है, तो इसके बीच में ये जो बना ये पूरा, ये अपने आप में क्या कहलाएगा, लूप। लूप ही कहलाएगा। ठीक है, फिर ये बताया गया है कि जहां नोड बन रहे हैं वहां 0 वाइब्रेशंस हैं और जहां एंटी नोड बन रहे हैं वहां मैक्सिमम वाइब्रेशंस हैं। क्लियर हुई बात ये अच्छे से? यस सर। चलिए और 2-3 प्रॉपर्टीज देखते हैं, बिल्कुल आसान सी हैं। आप 1-2-4 मिनट लगाएंगे इस पे एफर्ट्स तो ये आपको याद हो जाएगा। ये एक कंडीशन हमें और याद रखनी है कि हमने यहां जो डिस्कशन किया ना, ये हमने ट्रांसवर्स वेव के हिसाब से किया है जिसमें क्रेस्ट रफ है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की हमने स्टेशनरी वेव बनाई लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से, तो वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं कैलकुलेट किया जाता है बल्कि प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। तो वहां जो प्रेशर के हिसाब से नोड बनेगा, ठीक है, और प्रेशर के हिसाब से ही वहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड। बात समझ आई?
प्रेशर के हिसाब से वहां पे हम नोड और एंटी नोड को डेजिग्नेट करेंगे। अब कैसे, देखिए, तो जो हमारा ऑर्डिनरी नोड है, मतलब जहां वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या कॉल करेंगे? प्रेशर एंटीनोड। प्रेशर एंटी नोड। अब जाहिर बात है वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, यस। या प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है इसलिए तो वो हिल नहीं पाया। तो ये डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से क्या है? नोड नोड है, शाबाश। लेकिन प्रेशर के हिसाब से क्या है? एंटीनोड। एंटी नोड है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव का रेफरेंस हमने इस्तेमाल करना है तो हमें याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट वाला जो नोड होगा वो प्रेशर का एंटी नोड कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट वाला जो एंटी नोड होगा वो प्रेशर का नोड। नोड कहलाएगा। तो इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वाला एंटी नोड प्रेशर का नोड होगा, क्योंकि जहां एंटी नोड हो रहा है वहां वाइब्रेशन अच्छे खासे हो रहे हैं, फ्री है एकदम, पार्टिकल ज्यादा प्रेशर नहीं है, ज्यादा पकड़ नहीं है, वहां का पार्टिकल इजीली वाइब्रेट कर पा रहा है, तो प्रेशर में वो नोड हो गया। और जहां प्रेशर में एंटी नोड है, ठीक है, जहां प्रेशर में एंटी नोड है, इसका मतलब वहां डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कम है, नहीं के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वहां डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नोड है। सिंपल। डिस्प्लेसमेंट वाला नोड प्रेशर वाला एंटीनोड। और डिस्प्लेसमेंट वाला एंटी नोड प्रेशर वाला नोड। नोड, ठीक है। प्रेशर ज्यादा, पार्टिकल वाइब्रेट नहीं किया, नोड बना। प्रेशर कम, पार्टिकल वाइब्रेट कर पाया, एंटी नोड बना। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस। ओके, अब ये चीज थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखनी है और इसको बिल्कुल भूलना नहीं है कि जब जब हम दो सक्सेसिव नोड या एंटी नोड को देखते हैं, नोड से एंटी नोड, तो उनके बीच का जो गैप होगा, ठीक है, नोड से एंटी नोड, तो उनके बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा? लैम्बडा बाई 4, याद रखिए इस बात। और जब हम दो सक्सेसिव नोड को देखेंगे कि कितनी दूर है नोड एक दूसरे से, नोड और एंटी नोड नहीं, नोड के बाद अगला नोड, तो वो कितनी दूर आएगा? लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 2। और ये बात बिल्कुल यहां से एविडेंट भी है। देखिए ये क्या है? एंटीनोड। और ये क्या है? नोड। तो एंटी नोड के बाद नोड कितने गैप पर आया? लैम्बडा बाई 4। अच्छा, ये क्या है? एंटीनोड। ये क्या है? नोड। ये एंटीनोड। एंटी नोड। तो एंटी नोड के बाद अगला एंटी नोड कितने गैप पर आया? लैम्बडा बाई 2। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? सुनो, यस। तो एक नोड के बाद अगला एंटी नोड कितने गैप पर आएगा? एक नोड के बाद अगला एंटी नोड लैम्बडा बाई 4, और एक नोड के बाद अगला नोड लैम्बडा बाई 2। एक एंटी नोड के बाद अगला एंटी नोड लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 2। चलिए, और अच्छा, पार्टिकल्स हमेशा की तरह क्या परफॉर्म कर रहे होंगे? ऐसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक सिंगल लूप के सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, है ना? एक सिंगल लूप की बात चल रही है। अब जैसे देखिए, मैं इस डायग्राम को दोबारा आपके सामने लाता हूं। एक सिंगल लूप को देखो, किसी भी एक सिंगल लूप को, ये देखो, ये सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर गए, सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आए, फिर ये सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर गए, फिर ये सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आए। मतलब इनके फेज में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। नहीं है। तो यही बात हमने यहां पे लिखी है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सिंगल लूप आर इन फेज। इनके फेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब हम एडजेसेंट लूप की बात करेंगे, आजू बाजू, तो ये बड़ा कमाल का है। देखो, आजू बाजू लूप्स देख लो। जैसे देखो, ये वाला लूप नीचे जा रहा है, ये वाला लूप, ये नीचे गया, तो ये वाला ऊपर। ऊपर। तो एक नोड के बाजू वाला राइट वाला एक लूप देखो और एक लेफ्ट वाला लूप देखो, तो आपको दिखेगा कि ये एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो जब इस लूप के पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे तो बाजू वाले लूप के पार्टिकल नीचे जा रहे होंगे, मतलब उनके अंदर फेज में डिफरेंस है अपोजिट नेचर के हिसाब से 180 डिग्री। यस। तो इससे भी हम एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि एडजेसेंट लूप, आजू बाजू लूप के पार्टिकल्स ऊपर है तो नीचे, या नीचे है तो ऊपर, इस तरीके से चलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनमें अपने आप में कितना फेज डिफरेंस है? 180 डिग्री। हाँ, एक सिंगल लूप के पार्टिकल्स में फेज का डिफरेंस 0।
नहीं होगा, जबकि एडजेसेंट लूप, आजू बाजू के लूप्स में फेज का डिफरेंस होगा एंड दैट विल बी बाय 180 डिग्री, आप कह सकते हो कि पाई रेडियन। अब स्टेशनरी वेव ये हमेशा की तरह डबली पीरियोडिक होंगी, पीरियोडिसिटी टाइम में भी फॉलो होगी और पीरियोडिसिटी स्पेस में भी फॉलो होगी, कोई खास बात नहीं है, ये जनरल प्रॉपर्टी जो प्रोग्रेसिव वेव की होती है वैसी ही इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लेम करेंगे। कुछ और कपल ऑफ प्रॉपर्टीज बाकी हैं जिसे हम देखते हैं और फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। जैसे देखिए यहां टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी वेव इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ ईच इंसिडेंट वेव, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई एनर्जी का फ्लो या ट्रांसफर हम यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, टोटल एसोसिएटेड एनर्जी तो डबल होगी, बराबर ना, क्योंकि दोनों वेव मिल चुके हैं तो दोनों एनर्जी एक साथ एक जगह जमा हो गई, तो 1 + 1 2, एनर्जी डबल हो गई लेकिन ट्रांसफर नहीं होगी। वेवलेंथ, पीरियोडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी और ये सब दोनों कंपोनेंट्स वेव में जितना है उतना ही होगा। स्टैंडिंग वेव एम्पलीट्यूड द कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट नोड विल बी मिनिमम। हाँ, ये बात थोड़ी समझने की है कि जब हमने दो आइडेंटिकल वेव्स को कंबाइन नहीं किया, ऐसी वेव्स को कंबाइन किया कि जिनके एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा फर्क था, तो नोड जो है वो हल्का सा ओपन हो जाएगा, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा, हल्की सी ओपनिंग वहां पर रहेगी और उसकी वजह से थोड़ी बहुत ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वहां पर हो सकती है। यस सर। बात समझ आई? तो ये कोई आइडियल केस नहीं है, जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं नीट के लिए या जेई मेन तक के सिलेबस के लिए, हम आइडियल कंडीशंस में पढ़ते हैं कि दोनों स्टैंडिंग वेव्स, सॉरी दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स जो हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है और नोड पर कंप्लीट कैंसिलेशन होता है और कोई एनर्जी का ट्रांसफर हम वहां पर ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये है एक कंप्लीट थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। बात समझ आ गई आपको अच्छे से? Yes, sir. यस। अब इससे पहले कि हम यहाँ पे रुके, मैं एक न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल यहाँ लेता हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको और खुल के समझ में आ जाए कि हम एग्जैक्ट क्या बात कर रहे हैं। और ये मैंने इलस्ट्रेशन में से ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए दो वेव्स हमें दी गई हैं यहाँ पे, इनको हमने कंबाइन कर दिया। अब हमसे ये पूछ रहा है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटीनोड एंड ऑल दैट, ठीक है। वेव की वेलोसिटी भी बताओ, ये सब पूछा है। अब सोचो पहले ये कि जो वेव्स हमें दी गई हैं वो तो प्रोग्रेसिव है, तो उन वेव्स के फॉर्मेट्स तो आपको पता होंगे, ए साइन 2 pi and प्लस या माइनस हो सकता है 2 pi x by x by लैम्डा। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन दोनों इक्वेशंस को हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से लिख लेना चाहिए। 2 साइन 200 pi t 200 पाई टी प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है pi x by 30 2 पाई एक्स बाई लैम्डा या 2 पाई एक्स बाई 60। चलिए अब काम करें कंपैरिजन का। तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि इसमें a का जो वैल्यू है 2 है, उसके बाद 2 पाई n का जो वैल्यू है 200 पाई। तो यहीं से हमें पता चलता है कि n इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। उसके बाद सीधे सीधे हमें देख करके पता चलता है कि लैम्बडा का वैल्यू कितना है 60। हम चाहें तो वेलोसिटी की इक्वेशन यहां बना सकते हैं, v इज इक्वल टू n लैम्बडा 100 into 60 दैट विल वर्क आउट एज 6000। और सब कुछ अगर मैं सेंटीमीटर में यहां पर क्लेम करूं तो 600 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। ऑफ कोर्स ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लेकिन हमसे ये नहीं पूछा इसने कि इंडिविजुअल वेव के क्या पैरामीटर्स हैं। इस तरीके का न्यूमेरिकल तो हम लोग सॉल्व कर देते प्रोग्रेसिव वेव में। हमसे इसने ये पूछा कि स्टेशनरी वेव अगर बनती है तो फिर बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा और वेवलेंथ कितनी होगी एंड सो ऑन। तो बात तो पते की है।
अगर मैंने स्टेशनरी वेव बनाई तो क्या रिजल्ट ऐसे आएगा? cos 2 x by lambda है ना? sin 2 pi yes फिलहाल के हिसाब से अगर मैं लिखूं 4, सोचो बेटा, 2 pi x by 60 60 2 pi 200 पाई टी, क्या कहते हो? अगर फिलहाल के हिसाब से लिखूं, जो इक्वेशन मुझे दी गई है उसके हिसाब से मैं लिखूं तो ये आएगा आंसर। yes करेक्ट है? yes sir अब तो बात बड़ी आसान हो गई। ये बताओ कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड क्या होगा? 4 वेरी गुड, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ये बताओ वेवलेंथ कितनी होगी? 60 60 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, lambda by 2 30 यस, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्बडा बाई 2। 60 by 2 30 डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड, lambda by lambda by 4. टू नोड एंड empty एंटी नोड हम लोग जानते हैं ये होता है लैम्बडा बाई 4। इसका मतलब ये हो गया 60 बाई 4, 15 सेंटीमीटर। yes और लास्ट आर्टिकल, इसमें कोई गलती मत करना, वेव वेलोसिटी बताओ। 0 हाँ शाबाश, 0, नहीं तो तुम सोचेंगे ये तो इंडिविजुअल वेव की है, लेकिन जब सुपरपोजिशन हो चुका, स्टेशनरी वेव बन गई, तो उसके बाद तो 0 हो गई ना बेटा। yes उसी में तो मजा है कि स्टेशनरी वेव बनने पर नेट वेलोसिटी 0 हो जाती है। आगे बात समझ में? yes sir Yes. ओके, अब अगली क्लास में हम इस पे जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप ये जो भी बताया गया है उसे अच्छे से पढ़ के आएंगे अगली क्लास में। और हमारे पास अगली क्लास में तकरीबन जो है वो 22 क्वेश्चंस हैं, तो हम कल सारे क्वेश्चंस खत्म करने की कोशिश करेंगे। रुक जाए। Yes, sir.